स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक देश ऐसा है जहां ना कोई नदी है ना कोई झील है, पर फिर भी वहां के लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, कंजम्पशन भी कर रहे हैं, और वो देश बहुत ज्यादा फूलता फैलता देश बन रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप पीछे मेरे देख के पता लगा लिए होंगे कि मैं यूएई की बात कर रहा हूं। और वो यूएई जो कि अरेबियन पेनिनसुला में एक ऐसे लोकेशन में है जहां पर वहां पे कोई रिवर नहीं है, ना कोई लेक्स है, और जो वर्ल्ड का सबसे एरिड रीजन में से एक पाया जाता है। और वहां पे बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश इतना कम होता है। देखो, हमारे देश में जो रेंज होता है बारिश का वो क्या है, 2900 मिलीमीटर से लेके 1250 मिलीमीटर, और इनका हाईएस्ट देखो कितना जाता है, 100 मिलीमीटर। मतलब हमारा लोएस्ट 1250 मिलीमीटर, तो इनका 100। इतना ज्यादा यहां पे कम है। वहां पे कोई भी फ्रेश वाटर बॉडीज नहीं है, वहां पे कोई भी नेचुरल फ्रेश वाटर जो इवेपोरेशन रेट है वो भी इतना ज्यादा है। ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और उसी की बावजूद भी ये देश अभी भी फल रहा है, फूल रहा है। कैसे? तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यूएई वो ऐसे कौन से तकनीक को यूज करता है, कौन से तरीके को यूज करता है जिसकी वजह से वहां के लोगों को कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होती है। और इंडिया जो 4% पूरे दुनिया का पानी होल्ड करता है, वो फिर भी अभी भी पानी के संकटों से जूझ रहा है। और वो ऐसी कौन सी तकनीक है जो यूएई के द्वारा यूज की जाती है और उससे पूरी दुनिया सीख सकती है, इंडिया सीख सकती है। और वो जो टेक्नोलॉजी है जो यूएई के द्वारा यूज किया जाता है, क्या इसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर इससे इंपैक्ट पड़ता है, सब कुछ यहां पे हम देखेंगे। आपका जीएस के ऊपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये केस स्टडी आपके एग्जाम के लिए अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये देखो यूएई कहां है, इस पोर्शन में यूएई है भाई। ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, ना कोई इसके अगल बगल में कोई ऐसा देश है जहां से वो वाटर सप्लाई कर ले, ठीक है। और ना इस पूरे लोकेशन में कहीं भी ऐसा है जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ना रेन होती है, ना ग्राउंड वाटर है। और पूरे अगल बगल में क्या है तो सिर्फ समंदर, मतलब खारा पानी का सीधा स्रोत। और इसी वजह से उन्होंने जो तकनीक यूज किया वो ये कि हमारे पास कुछ नहीं है ना, हमारे पास मां तो है, न गाड़ी है, न बंगला है, न कुछ है, तो हमारे पास मां है। मां क्या है? समंदर। तो वो समंदर का जो खारा पानी है उसको वो प्योर करके अपने देश के लोगों को पिला रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। पर उसके ऊपर में आएंगे, अभी देखते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस इतना ज्यादा बुरा है, तो फिर अभी तक यूएई कैसे सरवाइव कर रहा था, कैसे अपने लोगों, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अभी आई ना, अभी तक कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था। तो भैया यूएई में जो सैलिनेशन है वो अभी भी ग्राउंड वाटर, अभी छोड़ो ये देखो, ये जो ग्राउंड वाटर है वो यूएई में के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, हमारे यहाँ जो कल का पानी होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध मीठा होता है। वहां पे जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी खारा ही होता है, पर फिर भी उस सलाइन पानी का वो लोग यूज करते थे किसमें? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किस तरीके से यूज करेंगे? तो वहां पे एक क्रॉप होती थी पाम, उस पाम, वो जो पाम होती थी वो सॉल्ट टॉलरेंट डेट होती थी, तो इसका वो यूज करते थे इसमें, ताकि वो जो है खारे पानी से भी एग्रीकल्चर हो जाया जाए। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ना कि अगर पानी की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है तो फिर इंडिया में मिलेट की खेती करो, क्योंकि मिलेट को कम से कम पानी चाहिए। उसी तरीके से वो उस तरह के क्रॉप्स को उगाते थे जो ये काम करते थे, जो कम पानी में और सॉल्ट टॉलरेंट भी होते थे। उनके पास सिर्फ 2 फ्रेश वाटर एक्वाफायर्स हैं। और उसके बाद देखिए जो ग्राउंड वाटर था, उनके पास थोड़ा बहुत जो ग्राउंड वाटर था उससे वो लोग 2000 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पर साल निकाल लेते थे, जिसकी वजह से वाटर डिप्लीशन शुरू हो गया। और वाटर डिप्लीशन इतना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या यूज किया? देखो, हमेशा जिस भी इंसान को सरवाइव करना है ना, जैसे इजराइल के बारे में मैं जनरली कहता हूं कि इजराइल के चारों तरफ दुश्मन है। अब इजराइल की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगे बुरी लगे उसके बारे में बहस नहीं है, बहस यह है कि उसके चारों तरफ दुश्मन देश है लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहा है। इंडिया के पास भी वही सिचुएशन है कि बगल में पाकिस्तान जैसा देश, उसके ऊपर में चाइना, और नीचे में बांग्लादेश भी अब दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो और ऊपर में चाइना तो है ही,
तो ये सिचुएशन है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनप्लान्ड एक्सट्रैक्शन किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। फिर इन्होंने रिचार्ज डैम्स बनाए। ये आप देख रहे हो, ये वादी है, जिस वादी में जो नदी सूख गई थी, जो ऐसा स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने एक्वाफाइड की तरह यूज किया, ताकि जो बारिश होगी उस बारिश से ये एक्वाफाइड वापस से रिचार्ज हो जाए। और बारिश हुई भी, बारिश की वजह से सिर्फ 300 मिलियन क्यूबिक जो है वो पानी रिचार्ज हो पाया। हमने खर्च कितना किया, 2000 मिलियन, और रिचार्ज कितना हो रहा है, 300 मिलियन। अब देखिए यहां पे सिचुएशन यही है कि द मोस्ट एंटिसिपेटेड थिंग इन द यूएई क्या था, वो है डीसैलिनेशन। कि यूएई ने 1970s के बाद ऐसे प्लांट्स, ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों को पानी की कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। और वो प्लांट की शुरुआत थी डीसैलिनेशन प्लांट की। ये जो आप ब्यूटीफुल सा देख रहे हैं प्लांट, ये यूएई का है। और फिर यूएई ने जो डीसैलिनेशन किया, मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, समझ में तो आए? तो भैया चलो फटाफट समझते हैं। डीसैलिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करेंगे, सी वाटर को लेके आएंगे, उसको गर्म करेंगे, भाप जो है वो निकल जाएगा, और जो मतलब सी वाटर को गर्म करेंगे तो स्टीम तो बनेगा ना, तो उस स्टीम को वापस से फ्रीज करके, डीप्रेशराइज करके, उस जो भी भाप निकलेगा वो तो शुद्ध पानी होगा। तो उस इवेपोरेशन के थ्रू जो वेपर निकलेगा उसको हम वाटर, बाद में वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, और उस पानी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा डीसैलिनेशन का प्रोसेस है कि रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। सिंपल लॉजिक है। और इस डीसैलिनेशन से वो यूएई जो है वो 42% यूएई का वाटर जो है वो इसी डीसैलिनेशन से आता है। मतलब यूएई का जो पूरा वाटर कंजम्पशन है उसका 42% जो पानी है वो कहां से आता है, वो डीसैलिनेशन से आता है। और इसी वजह से डीसैलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 42% वाटर कितना है, वर्ल्ड लेवल पे कितना है, तो भैया पूरे दुनिया का ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब पूरे दुनिया का जो 14% वाटर है वो इससे हम यूएई के द्वारा जो है वो जनरेट किया जाता है। अगर इस प्रोसेस को डिटेल में देखें तो भैया देखो, ये यहां पे बीच है, ठीक है, यहां से वो समंदर से पानी लेके आ रहे हैं, ये सी वाटर इनटेक हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, छांटा जा रहा है, ठीक है, जो बालू कंकर ये सब है, ये सब को हटाया जा रहा है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डीसैलिनेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पे जो सॉल्ट वाला पानी है उसमें से इवेपोरेट करते हैं, तो जो भाप बन जाता है उसको, भाप को हम वापस से कन्वर्ट कर देते हैं डीप्रेशराइज करके, और तब वो जो है वो पीने लायक पानी हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस प्रोसेस में बहुत सारी कंजप्शन होती थी। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती थी। पर उससे पहले याद देखिए कि जो टोटल प्लांट है वो कितने हैं, 70 बिग ऐसे प्लांट है। जैसे कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जेबेल अली दुबई में है, ये 2 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर रखता है। उसी तरह से तवीला है जो आरओ प्लांट है, जो कि फिर से अगेन इतना क्यूबिक मीटर्स रखता है। अब ये जो इसकी पूरी सिनेरियो रही है, अब इसमें कुछ तो खर्च होता होगा भाई, खर्च तो होता होगा। तो अभी तक जो हम मेथड यूज करते आ रहे थे उसमें 12-15 किलोवाट पर आवर की खर्चा होती है। उसके बाद उन्होंने नया सिस्टम लगाया। पहले वो क्या करते थे, एमएसएफ और एमईडी करते थे, जो मैंने आपको बताया नहीं इवेपोरेट करने का। अब वो रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, जिसके थ्रू जो पहले 12-15 किलोवाट एनर्जी यूज होती थी, अब वो 4-5 किलोवाट एनर्जी यूज हो रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सोलर पावर प्लांट है, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, इसको वो सोलर पावर प्लांट से करने लगे, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम इसमें खर्च हो। और इसका पूरा जो चैलेंज है, इसमें क्या क्या है चैलेंज, इसके बारे में हम यहां पे आएंगे। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है डीसैलिनेशन, क्या सिर्फ डीसैलिनेशन प्रोसेस है जिससे यूएई जो है अपनी वाटर की जो मतलब रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करता है? नहीं। ट्रीटेड वेस्ट वाटर की वो लोग जो भी पानी यूज करते हैं फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो सीधा हम लोग नाला में भेज देते हैं, सीधा हम लोग यमुना में भेज देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं वो लोग यूज करते हैं, फिर से उस वेस्ट वाटर को रीयूज करते हैं, और किसमें, इरिगेशन में, लैंडस्केपिंग में, इंडस्ट्रियल यूज में। और उनका टारगेट भी है कि जो भी वेस्ट वाटर है, जो भी हम लोग वाटर को यूज करते हैं, फ्रेश वाटर को, तो उस फ्रेश वाटर को यूज करने के बाद जितना भी पानी वेस्ट हो गया है उसका 95% जो है पानी हम वापस से यूज करेंगे।
ठीक है, और इससे जो है हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और इससे जो डिपेंडेंसी है वाटर के ऊपर में हमारी कम भी हो जाएगी। और ग्राउंड वाटर जो है वो तो एक रीजन है ही कि ये जो ग्राउंड वाटर से पानी का इस्तेमाल होता था 2008 तक 71% जरूरत जो है वो ग्राउंड वाटर से पूरा होता था। फिर 2008 के बाद ये सारी चीजें और ज्यादा डेवलप हुई और तब इन्होंने ये काम करना शुरू किया। अब देखो वादीज और वाटर स्टोरेज के थ्रू तो मैंने आपको बताया कि कैसे वादीज बनाया जाता है, जो कि सीजनल ड्राई रिवर बेड्स हैं, कि जो पानी रिवर बह जाती है तो रिवर अगर सूख गई तो रिवर का जो पूरा ढांचा है वो तो होती होगी ना, तो उसको वो लोग एक्वाफायर बना लेते हैं जिससे बारिश होती है और बारिश होने के बाद वो वापस से रिचार्ज हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो चैलेंज आता है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है जो यूएई डीसैलिनेशन में करता है, इसमें चैलेंजेस तो आते होंगे ना। क्या चैलेंज आता है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है ब्राइन डिस्चार्ज का। अब मान लीजिए कि अगर यूएई समंदर के पानी को मतलब इवेपोरेट कर रहा है, पूरा खौला रहा है, हीट कर रहा है, और उससे इवेपोरेशन हुआ जिसकी वजह से भाप जो है वो चला गया, और वो उस भाप का यूज हमने कर लिया किसमें? फ्रेश वाटर की तरह, ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए, कंजम्पशन के पर्पस के लिए। तो जो बच जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि जो वेस्ट बचेगा वो सॉलिड हो जाएगा, नहीं, वो जो वेस्ट है वो भी तो क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम उस समंदर के पानी को हीट करेंगे, इवेपोरेट हो गया, तो पूरा पानी थोड़ी इवेपोरेट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो और ज्यादा सॉल्टियर हो जाएगा, और ज्यादा खारा हो जाएगा, और उस जो वेस्ट वाटर है इसको बाद में वो लोग कहां रिलीज कर देते हैं? इसको बाद में ये लोग, ये देखो यहां पे आया, इसमें क्या हुआ कि हमने रिवर्स ऑस्मोसिस किया, जो साफ पानी है, इवेपोरेशन वाला वेपर है, उसको हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर लिया, लेकिन जो वेस्ट है वो क्या है? वेस्ट तो और सॉल्टियर और खारा पानी का जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर हो जाएगा, उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम वापस से समंदर में जो है वो रिलीज कर देते हैं। और अगर समंदर में हम रिलीज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रहा है? जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वहां के इकोसिस्टम को, और इसकी वजह से वहां की जो समंदर का गल्फ है, वहां के जो भी मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और देखो ये जो गल्फ है ना, जहां पे यूएई है, उसके अगल बगल का जो समंदर है वो समंदर 25% ज्यादा सॉल्टियर है। मतलब नॉर्मली समंदर का पानी जितना खारा होता है उससे 25% ज्यादा खारा पानी यहां के समंदर का होता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जो होता है वो और ज्यादा सॉल्टियर होता है। और इसका इन्होंने इस चीज का भी सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला हम आगे देखेंगे। और जो हाई एनर्जी यूज है डीसैलिनेशन में, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पूरा जितना भी मतलब यूए का एमिशन होता है ना, कार्बन एमिशन, उसका 1/3 एमिशन जो है वो इसी डीसैलिनेशन प्रोसेस में ही होता है। समझ में आया? टोटल जितना एमिशन होता है उसका 1/3 एमिशन इससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है इसमें। और कॉस्ट इतना ज्यादा हाई है कि सोचना पड़ जाएगा कि क्या बाकी की दुनिया में इसको अप्लाई किया जा सकता है या फिर इंडिया में इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया है। इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया है कि हम भैया सोलर पावर डिसैलिनेशन करेंगे, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो अब जो यूएई है वो बोल रही है कि हम 44% सोलर एनर्जी का यूज करेंगे डिसैलिनेशन में 2050 तक। 44% मतलब ऑलमोस्ट हाफ। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे? कार्बन एमिशन कम करेंगे। जो 1/3 कार्बन एमिशन हो रहा है डिसैलिनेशन से वो और ज्यादा कम होगा। उसके बाद हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं वो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस कर रहे हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम कर रहे हैं, मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन कर रहे हैं। मतलब क्या है? टेक्निकल चीजें तो बता दिया, इसका मीनिंग पता नहीं है, मैं बता देता हूं सिंपल। वहां देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि इवेपोरेशन हो रहा था, और जो बाकी बच जाता था वो और ज्यादा सॉल्टियर हो जाता था, लिक्विड के फॉर्म में ही रहता था, उसको वापस से समंदर में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब जो ये तीन है, इस तीन तरीके से क्या हो जाएगा कि पूरा जो प्रोसेस है उसमें से वेपर सब कुछ निकाल लिया जाएगा, लेकिन इसको इतना ज्यादा इवेपोरेट किया जाएगा इस पूरे वाटर के सॉल्यूशन को, जिससे वेपर जो निकलना होगा वो निकल जाए, और जो बाकी वेस्ट बचे वो वेस्ट लिक्विड के फॉर्म में ना हो, वो सॉलिड के फॉर्म में हो। और अगर सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर हमें उसे रिलीज ही ना करना पड़े। इसीलिए हम जो पूरा वेस्ट है, जो पानी ही है अभी तक, उससे पूरा पानी निचोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो बच जाएगा वो एक तरीके से सॉल्ट बच जाएगा। जो बच जाएगा वो सॉलिड पार्ट बच जाएगा, जिसको हमें वापस से समंदर में रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे हम पॉल्यूशन भी रोकेंगे और जो मरीन इन्वायरमेंट है उसको भी हम बचा पाएंगे।
और फ्यूचर इनोवेशन तो है ही, सोलर पावर यूज करेंगे 95%। गोल क्या है कि हम 95% ट्रीटेड वेस्ट वाटर का यूज करेंगे। सिंपल है भैया। क्लाउड सीडिंग करते हैं ये लोग, सस्टेनेबल फार्मिंग करेंगे। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब ऐसा खेती करेंगे जिससे जो पानी का इस्तेमाल है वो कम से कम हो, और ऑफ कोर्स यूज भी हम रिसाइकल करके करेंगे। और ये जो क्लाउड सीडिंग है वो क्या है, तो भैया ये देखो क्लाउड सीडिंग है। सबसे पहले जो पूरा वेदर फॉरकास्टर, वेदर स्टेशन है, ये देखेगा कि मौसम कैसा है, ठीक है नहीं है। उसके बाद ये एक ऐसे एरोप्लेन को लेके जाएगा जिस देखो फ्लाइट में ऐसे लगे रहेंगे जो सॉल्ट को मतलब सिल्वर आयोडाइड को रिलीज करेगा, और वो सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा, वो आसमान में जाएगा। और उस सिल्वर आयोडाइड जो कि क्लाउड में देखो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन बारिश क्यों होती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाती है और वो भारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वेट सह नहीं पाते और वो लोग बरस जाती है। तो उसी तरीके से ये जो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा वो क्या करेगा, जब एनवायरमेंट में रिलीज किया जाएगा ना, तो अगल बगल के जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो कंडेंस हो जाएंगे, वो एक साथ आ जाएंगे, और अगर एक साथ आ जाएंगे तो हैवी हो जाएंगे और फिर बरस जाएंगे, जिसकी वजह से 15 to 25% एक्स्ट्रा उनको पानी मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इनका ये मेथड भी है, उनका एक वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी है। वो ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले जितने भी अथॉरिटीज हैं सबसे हम इनपुट्स लेंगे कि कहां कहां हम पानी की जो दिक्कतें हैं उसको कम कर सकते हैं, और कहां कहां हम पानी का कंजम्पशन जो है वो और एफिशिएंट बना सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग जो वाटर डिमांड है उसको हम 31% पहले कम करेंगे, देखेंगे कि कहां पे फालतू का पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो जो वाटर का प्रोडक्टिविटी है वो भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और वाटर स्कार्सिटी का जो इंडेक्स है वो भी हम कम करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। अचीविंग, ये इंपॉर्टेंट है, 95% जो वेस्ट वाटर है इसको हम वापस से रियूज करेंगे, और इससे 40% एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। यहां पे ये सिस्टम है। इससे पूरी दुनिया को क्या मिल सकता है सीख, तो भैया देखो पूरी दुनिया में जो 2.2 बिलियन लोग हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, और 4.2 बिलियन जो लोग हैं उनको सैनिटेशन, साफ सफाई भी नहीं अवेलेबल यहां पे हो पाता है। और हर साल 4 बिलियन लोग जो हैं वो 1 महीने के लिए कम से कम इस पानी की समस्या को झेलते हैं। दिक्कत यह है कि जो एग्रीकल्चर खेती है उसी में पूरी दुनिया का 70% वाटर जो है वो कंजम्पशन मतलब यूज हो जाता है। फिर इंडिया का भी दिक्कत है। इंडिया दुनिया का 4% वाटर, वर्ल्ड का 4% फ्रेश वाटर जो है इंडिया के पास है, लेकिन दुनिया का 17% ग्लोबल पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से रिसर्च बताते हैं कि 600 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्सट्रीम, उनको सबसे ज्यादा वाटर की दिक्कत होगी। और इंडिया का जो 70% इंडिया का जो सरफेस वाटर है, रिवर है, नदियां हैं, झील हैं, वो पॉल्यूटेड हैं। कारण क्या है, कारण हम हैं, कारण आप हैं। हम पानी पिएंगे, बोतल वहीं फेंक देंगे। हम क्या करेंगे, हम खाना खाएंगे, हाथ को मतलब नहाएंगे, मग से नहाएंगे, शावर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिससे हम वाटर की जो यूज है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम वो करेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है। पानी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा था, फिर क्या हुआ, खत्म हो गई ना। ऐसे ही हम भी खत्म हो जाएंगे अगर हमारी जो मतलब सिविक सेंस है वो डेवलप नहीं होगी। और एग्रीकल्चर में हमारे 80% इंडिया का पानी यूज होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी वजह से जो वो क्रॉप्स हैं वो कम से कम पानी यूज करे। और लास्ट में ऑफ कोर्स इंडिया में भी बहुत सारे वाटर प्लान्स है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, ठीक है, जिससे हम पानी हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अटल भूजल है जो नल का कनेक्शन हम हमेशा दे रहे होते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन है जिसमें हम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे जिससे कम से कम पानी हम लोग यूज करें और ज्यादा से ज्यादा जो कम से कम पानी यूज करें और कम से कम पॉल्यूशन भी हम करें। और उसके बाद फ्यूचर में इंडिया ने प्लान किया 270 बिलियन जो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे देगा। ये सब वैसे प्लान का प्लान ही रहेगा, पेपर पे होगा, सरकार कोशिश भी करेगी कि इसको अप्लाई किया जाए। लेकिन मेन दिक्कत जो है, मेन दिक्कत हमारी मानसिकता में है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि वाटर भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ सकती है। वाटर एक ऐसा रिसोर्स है हमारे देश का जो भगवान ने हमें दिया है, तो इसको रिस्पेक्ट करो। यूएई को भगवान ने नहीं दिया था, नेचर की तरफ से नहीं मिला था, उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया, ठीक है, लेकिन हमें तो भगवान ने दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यूएई को भगवान ने क्रूड ऑयल दिया था, ऊपर उठ गए, हमें कुछ नहीं हुआ। तो हमें इस चीज को लेके सीरियसली सोचना होगा कि भैया आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पीछे धकेल रही हैं। और अगर हमने उस चीजों को समझ लिया ना, फिर हम जो है दुनिया के बहुत सबसे महानतम देश में से पहुंच जाएंगे। खैर, आपको अगर इस पीडीएफ का पीपीटी चाहिए और दूसरी बात यह है कि हमने आपके लिए YouTube पे आप जाइए,
स्टडी IQ RM सर्च कीजिए, वहां पे हमने फाउंडेशन जो है वो यूपीएससी जर्नी जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ताकि जो यूपीएससी प्रिपरेशन को और आसान बनाया जा सके। इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, इसके लिए एनसीईआरटी का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी होता है, तभी तो हम जब डेप्थ में जाएंगे तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे ना। एक ही बार मान लो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने लगे, तो आर्ट एंड कल्चर अगर एक ही बार आप पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा लेंथी लगने लगेगा, इसीलिए थोड़ा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए वहां पे हमने एनसीईआरटी को 6 क्लास से लेके शुरू किया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सारे क्लासेस का। तो आप जाइए, देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी यूपीएससी जर्नी आसान हो जाए। अब ये इस ग्रुप में आपको उस तरह की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, न्यूज का नोटिफिकेशन मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, फ्री रिसोर्सेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जाइए, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।